नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव। आज आपके साथ व्यापम घोटाले की हम बात कर रहे हैं। पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा है कि आखिर ये घोटाला है कैसा, क्या एक घोटाले से बड़ा जो जुर्म हो रहा है वो इस घोटाले को छुपाने के चक्कर में हो रहा है। इतनी सारी मौतें हुई हैं जो कि संदिग्ध मानी जा रही हैं और अब जाकर राज्य सरकार इसके ऊपर सीबीआई जांच की बात कह रही है। इतने दिनों से राज्य सरकार ने सीबीआई की जांच की मांग को क्यों टाला था, और आज जब शिवराज सिंह चौहान प्रेस के सामने आए, उन्होंने कहा कि वो तब भी सही थे जब उन्होंने सीबीआई की जांच नहीं मांगी थी, और आज की तारीख में भी वो सही हैं जब उन्होंने सीबीआई की जांच के लिए अनुरोध किया है। वहीं इस बीच कई सारी ऐसी जानकारियां आ रही हैं जो इस पूरे घोटाले की परत दर परत खोल रही हैं। वो सभी हम लेकर आएंगे, साथ में चर्चा करेंगे कि आखिर इसका कानूनी पहलू क्या है, आगे हम क्या कुछ देख सकते हैं इस मामले में। वही आपको बता दें कि इस घोटाले में जब कांग्रेस और बाकी चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की मांग चल रही है, सीबीआई जांच की मांग चल रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी इशारा कर रहे हैं कि व्यापम घोटाला कितना गंभीर है। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच कराने की शिवराज सिंह चौहान की गुजारिश पर हाई कोर्ट ने कोई फैसला लेने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके दायरे से बाहर है। कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है और हर कोई जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर चुके हैं, तो इट्स बेटर दैट सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड द इशू। इधर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मसले पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही अग्रिम जमानत के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सुझाव दिया है कि व्यापम के जमानत मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच होनी चाहिए। सारे के सारे मैटर्स जो एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है व्यापम के मामले में, वो सर एक ही बेंच उसकी सुनवाई करे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे एक तरह के जुडिशियल ऑर्डर्स की। साफ है, डबल बेंच ने एक तरह से इशारा किया है कि व्यापम घोटाला आम मामला नहीं है। इसी के साथ अब कांग्रेस और अन्य लोगों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को और मजबूती मिली है। अब हम चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी नियुक्त की जाए जो कि निष्पक्ष हो। बिना सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी के द्वारा मॉनिटरिंग के सीबीआई की जांच का कोई मतलब ही नहीं है। अब गुरुवार को साफ होगा कि व्यापम की सीबीआई जांच मंजूर होती है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करता है या नहीं। मंगलवार को एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने व्यापम घोटाले को शॉकिंग कहा, तो अब अग्रिम जमानत को लेकर स्पेशल बेंच का एक और जज ने सुझाव दिया है। जाहिर है, गुरुवार को व्यापम घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब काफ़ी अहम हो चली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो व्यापम घोटाला जब से सामने आया है तब से हुई मौतों पर सब पर सवाल उठ रहे हैं। 3 साल पहले नम्रता नाम की एक लड़की की मौत हुई थी, लेकिन ये हत्या थी या आत्महत्या, इस पर पुलिस कोई राय नहीं बना पाई थी। हालांकि पुलिस ने ये कहा कि बाद में मामले को आत्महत्या के तौर पर देखा, लेकिन एनडीटीवी को नम्रता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मिली, जिससे यह साफ हो रहा है कि नम्रता की हत्या की गई थी। उज्जैन से करीब 25 किलोमीटर दूर काथिया के इस पुलिस स्टेशन में दर्ज है वो एफआईआर जो व्यापम घोटाले का सबसे दर्दनाक पहलू सामने लाती है। इस थाने में हमें बताया गया कि इस मामले की अब तक की जांच में कुछ साफ नहीं है। पूरी डायरी कही है, इतनी बड़ी डायरी हो, छोटी मोटी नहीं है, पूरी डायरी लेके गए डीआई साहब के। इतनी बड़ी सिर्फ नम्रता डामोर की बहुत बड़ी है। उसमें क्या क्या डाल दिया उसमें? आप डायरी देखो, मालूम पड़ा हम तो अब कर्मचारी लोग हैं। दरअसल 2012 में नम्रता की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। इसके बाद की जांच उलझी हुई है। नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उसकी मौत गला दबाने से हुई। उसकी डीएनए रिपोर्ट में उसके कपड़ों पर सीमेन सैंपल भी मिले, लेकिन ये सैंपल उसके साथ सफर करने वालों के नहीं निकले। 3 महीने बाद पुलिस ने उसका फोन शारदा नाम की एक लड़की से बरामद किया। नम्रता के परिवार वालों का कहना है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि वे आपस में अनजान थीं। उसके विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही बारीकी से अनुसंधान किया गया था
और यदि अभी भी कोई ऐसा तथ्य सामने आएगा तो उस तथ्य के ऊपर हम जांच और छानबीन करने के लिए स्वतंत्र है, वो हम कर सकते हैं, किंतु अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य इस प्रकरण में नहीं आया। जांच में ये भी बात सामने आई है कि नम्रता का दाखिला मेडिकल कॉलेज में जगदीश सागर ने करवाया था, जो अब गिरफ्तार है। दोनों व्यापम के घोटाले में साथ थे, लेकिन शायद दोनों के बीच किसी मुद्दे पर झगड़ा हो गया। भी इन्वेस्टिगेशन आगे आएगा तो और उनकी जानकारी सामने आएंगी। इनको पहले मदद की जाती थी, इनका सिलेक्शन करवाया जाता, बाद में उनका इस्तेमाल किया जाता था। मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। पुलिस मामला बंद करना चाहती है, लेकिन अगर नम्रता की मौत के राज अनसुलझे रह गए तो व्यापम की कई गुत्थियां भी सुलझ नहीं पाएंगी। पूरे व्यापम घोटाले में नम्रता की कहानी सबसे ज्यादा खौफनाक है। अगर नम्रता की कहानी का सच सही ढंग से सामने लाया जाएगा तो कई सफेद पोश लोगों के चेहरों से पर्दा उठ जाएगा और नम्रता जैसी कई और लड़कियों की जिंदगी भी बच पाएगी। उज्जैन के कायथा पुलिस स्टेशन से कैमरा पर्सन गोपाल सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमाकांत गौड़ साहब जो वरिष्ठ वकील हैं, सुरेश बाफना जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रभात झा सांसद बीजेपी के, और साथ में प्रदीप जैन जी भी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले रमाकांत गौड़ जी, आपसे हम समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तकनीकी बातें ऐसी हैं जो हम और आम जनता नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल केस की स्थिति क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में क्या है, वो जरा हमें पहले समझाइए। देखिए, हमें जब ये जांच की बात करते हैं तो इसके दो पहलू हैं। एक तकनीकी पहलू है जांच, और दूसरा पहलू है इसका विधिक भाग कि लीगली इसमें क्या टेनेबल है। जब आप इसकी जांच की प्रक्रिया को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके अधिकांशतः जो विटनेसेस हैं उनको या तो मारा जा रहा है या उनको डरा धमका के प्रभावित किया जा रहा है। दूसरी चीज जो सामने नजर आ रही है, जो हाईकोर्ट में एडमिट भी किया एसटीएफ ने, कि साइबर जो एविडेंस थे वो भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं। तो अगर जो कंप्यूटर जो इसमें मिसयूज या अब्यूज किए गए, यूटिलाइज किए गए इस सारी प्रक्रिया में, वो सारे एविडेंस भी खत्म किए गए। ये सारी प्रक्रिया हुई जांच के दौरान। इसका एक बड़ा रोचक विषय यह भी है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया को पूर्णतः दरकिनार किया गया राज्य सरकार के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा। देखिए, जब मैं राज्य सरकार कहूंगा तो राजनीतिक हो जाएगा, मैं एसटीएफ की बात कर रहा हूं। एसटीएफ ने ना तो इसमें मकोका लगाया, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो लगा सकते थे, बहुत सारे मध्य प्रदेश में और जगह लगाया उन्होंने। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व हैं जो प्राइमा फेसाई लगता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगाने का जो प्रक्रिया थी, जो हाईकोर्ट में प्लीड भी की गई, उसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो जो सरकारी अधिकारी हैं उनको मात्र आईपीसी के दफाओं के तहत ट्राई किया जाने की बात हो रही है। जो विशेष कानून हैं इस संदर्भ में, या प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कुछ कानून हैं, उनको न लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, ये एसटीएफ जाने या कंचन अधिकारी जाने। पर मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा। आज हम मध्य प्रदेश में व्यापम की बात करते हैं, पर यह मध्य प्रदेश का व्यापम नहीं है, बहुत व्यापक है और देशव्यापी है। आईआईएम और आईआईटी के मुकदमे भी लगातार सामने आए, जो सीबीआई कुछ प्रदेशों में इन्वेस्टिगेट कर रही है, पर वहां भी जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई कुछ सालों से। तो लेकिन वो दोनों मामले अलग-अलग, हाँ, वो मामला बिल्कुल अलग है, पर सीबीआई भी इसकी निष्पक्ष जांच करेगी। क्या मंशा रहेगी? दूसरी चीज हम जो समझना जो चाह रहे थे, जबलपुर हाईकोर्ट ने जो कहा है उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अब जो बात आने वाली है कल, उन दोनों के बारे में जरा समझाइए कि वो हाईकोर्ट का जो पहला निर्णय था, हाईकोर्ट ने जो पहले ये बात कही कि साहब आप राज्य सरकार की बात, राज्य सरकार ने बचाव के तौर पर भी इस्तेमाल किया, ने पहले ये कहा हम चूंकि मामला हाईकोर्ट में, इसलिए हम सीधे गृह मंत्रालय को नहीं कह रहे हैं। जी, वो मामला, तो राज्य सरकार ने पहले कहा हाईकोर्ट को कि साहब हम इसकी जांच करने में सक्षम है। हाईकोर्ट ने उसको माना कि एज ऑफ नाउ हम इसको एसटीएफ को देते हैं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं गई, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रद्द किया। आज परिस्थिति यह है कि राज्य सरकार कह रही है
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक दिन बाद जब यह मसला सर्वोच्च न्यायालय में आ रहा है तो न्यायालय की एक परिपाटी होती है, एक सीनियरिटी होती है, एक हायरार्की होती है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप कल जाके सुप्रीम कोर्ट में कहिए, वहां इसको एक बेहतर तरीके से न्याय व्यवस्था दी जा सकेगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रभात झा जी आपके पास। यहाँ पर जो मामला 17 मई 2013 तक का जो मामला है, उस हिसाब से लगभग 2600 लोगों का जो नाम है इस पूरे मामले में आया है। 56 FIR हुए हैं, 2099 की गिरफ्तारी हुई है, और जो इतने सारे मौतें हुई हैं उनके बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, उसके ऊपर खबर बनी रही है। आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं तब भी सही था, आज भी सही हूं, जब मैंने CBI जांच की मांग या अनुरोध किया है। लगता नहीं है कि राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत ही अगंभीरता से, बहुत ही हल्के में लिया। अब वो उसके पीछे इंटेंशन क्या था वो पता नहीं, लेकिन लगता नहीं कि इसे और ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए थी, और ज्यादा सीरियसली इस पूरे मुद्दे को समझना चाहिए था राज्य सरकार को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा गंभीरता हो सकती है। पहले STF से स्वतंत्र से जांच कराना, STF के बाद हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में SIT का गठन होना और SIT के द्वारा निगरानी करना, और उसकी सारी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट द्वारा किया जाना। और जब देखा कि जनता ही चाहती, जनता का कुछ प्रभाव अलग पड़ रहा है और बात आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हाई कोर्ट से दरखास्त लिखता हूं कि इसको CBI को जांच करना चाहिए। इसमें कहां सरकार गंभीर नहीं थी। मैं समझता हूं हर पल हर क्षण सरकार गंभीर रही है, और सरकार की गंभीरता के कारण ही आज इतने लोग जेल में हैं, इतने FIR दर्ज हुए हैं, इतना मुकदमा कायम हो रहा है और कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ STF खुद ही कह रहे थे कि जो 3-4 दिन पहले STF चीफ की, SIT चीफ की, STF की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि जान के ऊपर खतरा है। उसके बाद जब एक दिल्ली से गए पत्रकार की मौत हुई, उसके बाद ये चर्चा इतनी ज्यादा, तब सरकार पर दबाव बना है, तब उन्होंने CBI जांच का अनुरोध किया। इससे पहले नहीं किया जब 44 लोग और वहां पर मारे गए थे, या जिनकी मौत संदिग्ध मानी जा रही है इस पूरे मामले में। देखिए, मौतों का सिलसिला इस तरह से है कि हर मौत अलग अलग रूप से हो रहे हैं। जैसे अभी रमाकांत जी ने कह दिया कि एक से एक जुड़ी, सब व्यापम से जुड़ी मौतें नहीं हो रही हैं, लेकिन व्यापम से जोड़ी जा रही हैं। और हम हर मौत के प्रति संवेदनशील होते हुए भी इतना निवेदन करते हैं कि व्यापम की व्यापकता को समझते हुए हर मौत को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। जो जुड़ना है उससे हटना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी गंभीरता को हम कम नहीं कर रहे। और यही गंभीरता थी कि मुख्यमंत्री ने सारी परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए, चाहे STF के चीफ ने क्या कहा, अन्य लोगों ने क्या कहा, इसको कहा कि हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन देके इसकी जांच CBI से कराई जाए। प्रदीप जैन जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, कांग्रेस ये मांग कर रही है कि दो अलग अलग तरह की जांच होनी चाहिए। एक जो इतने संदिग्ध मौतें हुई हैं उसकी अलग होनी चाहिए, और जो ये घोटाला हुआ उसकी अलग होनी चाहिए। जी क्रांति जी, एक बात तो सुनिश्चित है कि ये खूनी घोटाला एक पीढ़ी के साथ घोटाला है, करोड़ों लोगों के साथ घोटाला है, और ये घोटाला मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में चल रहा था। क्योंकि 2011 में जब विधानसभा के अंदर विधायक कोई प्रश्न PMT से संबंधित उठाते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं उसमें स्वीकारते हैं कि 112 लोगों के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। मुख्यमंत्री खुद मेडिकल एजुकेशन के मंत्री रहते हैं, उनके संज्ञान में रहता है, और उसके पश्चात वो अधिकृत रूप से विधानसभा के अंदर बयान देते हैं। और उसके पश्चात STF को जांच कब सौंपी जाती है? 2013 में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार की मंत्री, उन्होंने अपनी जान की भी चिंता जताई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से क्राइम ब्रांच से STF तक पेपर जाने में क्या गड़बड़ी हुई, जब एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक भारत सरकार की मंत्री, उनके पेपरों के साथ खिलवाड़ होता है तो किस किस के साथ क्या खिलवाड़ हुआ होगा, ये पूरा देश जानना चाहता है। आज सबसे पहले, चूंकि प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और संस्कारित नेता हैं, इन्हें चाहिए कि इस मुद्दे पर जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी मौन हैं,
भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को मौन हो जाना चाहिए और इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर आज सुप्रीम कोर्ट कल डिसीजन देगी एक सीबीआई की जांच के लिए, एसआईटी के लिए जो मांग की जा रही है, तो जो थाने हैं, जो एसपी हैं, जिनकी सीआर वहां के बड़े अधिकारी लिखेंगे, उन अधिकारियों के ऊपर मुख्यमंत्री हैं, तो वो जांच निष्पक्ष कैसे हो सकती है? यही घोटाला जब हरियाणा में हुआ था एजुकेशन के संबंध में, मुख्यमंत्री आज भी जेल के अंदर है। तो हमारा ये आरोप है कि आप मुख्यमंत्री जी अगर साफ हैं, उन्होंने पूरी निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, तो वो पद से इस्तीफा दे दें और वो पद से इस्तीफा देने के पहले माननीय उच्चतम न्यायालय में, जहां पर करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये मामला है, ये रिट है और इसकी संवेदनशीलता तो समझिए कि पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और उसके बाद जांच हो। सुरेश बाबा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में कौन कौन से ऐसे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेड फ्लैग्स, जो पूरे मामले में, पूरे घोटाले की जांच के दौरान कौन कौन से ऐसे मुद्दे उछले जिसको लगता है, जिसको देखकर ये लगा कि हाँ मध्य प्रदेश सरकार को और ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से इस मामले में जांच पर जुटना चाहिए था, लेकिन सरकार पीछे हट गई? नहीं, देखिए, जिस दिन शिवराज जी को अपने मंत्रिमंडल के एक सहयोगी को इस मामले में गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो मंत्री थे उनके कैबिनेट में, उनको गिरफ्तार करना पड़ा। वो आरएसएस के भी बहुत करीबी माने जाते थे। जब उनको गिरफ्तार करना, उसी क्षण जो है सरकार को लग जाना चाहिए था कि ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि अब जो बातें सामने आ रही, जिस तरह का कवर अप सामने आ रहा है, तो उससे लगता है कि कुछ और बड़े लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको बचाने की कोशिश हुई है। अब वो कौन लोग हैं, वो उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। तो जब लक्ष्मीकांत शर्मा को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन मुझे लगता है कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच करने का जो निर्णय हो, उसी दिन उनको ले लेना चाहिए था। ये उन्होंने नहीं लिया और ये लिंगरान किया। इससे उनकी जो सरकार की जो विश्वसनीयता है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कमजोर होती गई। और आज हम देख रहे हैं कि आज जिस तरह का ये एक बहुत बड़ा मसला न केवल मध्य प्रदेश के सामने बल्कि पूरे देश के सामने हो गया है, तो इतना बड़ा मसला हो गया है कि इसको जो है अब नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है और इसकी जो राजनीतिक जिम्मेदारी है वो भी किसी न किसी को लेनी होगी। और इस घोटाले को दरअसल देखा कैसे जाए? ये आर्थिक कोई घोटाला, जैसे आमतौर पर आदत है सबको कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला वो हुआ नहीं, उसके बाद इतने सारे मौतें हो रही हैं। इसके जो क्रांति जी, इसके जो सोशल इम्प्लीकेशन है वो बहुत भयानक है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग डॉक्टर बन गए जिनको डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। अब वो कौन लोग हैं जो फर्जी ढंग से इस प्रक्रिया के माध्यम से डॉक्टर बन गए हैं, और जिन लोगों को अब गिरफ्तार किया गया, जिन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया जो फर्जी ढंग से जिन्होंने एडमिशन ले लिया था, तो वो जो सीटें थी वो खाली रह गई। तो इसके जो सोशल इम्प्लीकेशन है, वैसे भी मध्य प्रदेश में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसकी हालत बहुत खराब है, और इस कांड के बाद, इस घोटाले के बाद तो और भी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी वहां पर, क्योंकि जो सीटें, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हैं वो भी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को आपको गिरफ्तार करना पड़ा और जेल में डालना पड़ा। तो ये एक इसके सोशल इम्प्लीकेशन जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत भयानक है, और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा?